नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु के करीब होसाकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CREST में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा, युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करके ही समाज का उत्थान होगा। होसाकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र क्रेस्ट में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ काम करते हुए देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के क्रेस्ट परिसर की यात्रा को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये परिसर भावी पीढ़ियों के लिए बुनियादी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण है, जो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखेगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने रिमोट लिंक के माध्यम से लद्दाख के हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप टीम से भी बातचीत की। उन्होंने क्रेस्ट परिसर में 30 मीटर टेलीस्कोप ऑप्टिक्स फैब्रिकेशन सुविधा और पर्यावरण परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया। Participation in such mega scientific projects provides a level playing field for Indian scientists and help to the industries also build capacity in high technology field. औरैया के गायत्री नगर में 2 दिसंबर की रात हुई चोरी के आरोप में 4 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण, लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक बरामद की है। गायत्री नगर मोहल्ला निवासी BSF जवान महेश कुमार के घर से चोरों ने 2 दिसंबर की रात ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय जवान अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गया था। मामले का खुलासा करते हुए SC अपर्णा गौतम ने बताया कि स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने मंगला काली मंदिर पर मुठभेड़ में 4 बदमाशों को दबोच लिया। इस घटना का मुख्य सरगना राजा की इटावा पुलिस को काफ़ी समय से तलाश है। पकड़े गए आरोपियों से SP अपर्णा गौतम ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से 1 डबल बैरल बंदूक, सोने चांदी के आभूषण, 3 तमंचे, तिपैया जुगाड़ गाड़ी बरामद की है। इसके अलावा जालौन के एक मकान से चुराई गई LED TV बरामद की है। पकड़े गए नूरुद्दीन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों ने बताया कि गली गली घूमकर कबाड़ खरीदते थे। इस दौरान वे ताला लगे घर को चिन्हित कर वारदात को अंजाम देते थे। घटना वाले दिन ही गैंग लीडर राजा कबाड़ी जुगाड़ गाड़ी पर चोरी का सारा सामान लाद कर ले गया था। व्यक्ति जो कि भारतीय फौज में नौकरी करते थे, उनके घर में रात्रि में चोरी हुई। इस संबंध में हमारी टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आज SOG और कोतवाली और औरैया की संयुक्त टीम को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है हमारे द्वारा। और जो घर से चोरी की गई DBBL लाइसेंसी वेपन थी वो भी रिकवर की गई है। साथ ही साथ जो ज्वेलरी और जो अन्य सोने चांदी के आभूषण उनके द्वारा चुराए गए थे वो भी इनसे रिकवर किए गए हैं। दौरान पूछताछ इन लोगों ने बताया कि ये एक जो रिक्शा होता है उसको वो कबाड़ी के बहाने रोज़ दिन में रेकी करते थे और ऐसे घर चिन्हित करते थे जहाँ पे ताला डला हुआ है। इनमें से 2 लोग जिसका नाम इलियास और राजा है, ये इस तरीके की रेकी करते थे कबाड़ी इकट्ठी करने के बहाने। और उसके बाद रात्रि में ये लोग योजना बनाते थे और ऐसे घरों को निशाना बनाते थे। इनके द्वारा दौरान पूछताछ ये भी बताया गया कि जालौन में भी इन्होंने एक घर में चोरी करी थी, जिसमें इन्होंने एक LED TV चुराया था, जो TV भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया है, जो उन्होंने उस घटना में चुराया था।
और ये भैंस चोरी का काम भी करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। अभी सुसंगत धाराओं में इनकी रिकवरी की गई है और इनको न्यायिक अभिरक्षा दिया जा रहा है। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए कल आमंत्रित किया है। सरकार के इस कदम का मकसद 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करना है। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे एक पत्र के जरिए उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर 2 बजे बातचीत करने का न्योता दिया है। इससे पहले किसान संगठनों ने 26 दिसंबर को सरकार को लिखे अपने पत्र में बातचीत बहाल करने के लिए 29 दिसंबर की तारीख दी थी। पिछली औपचारिक बैठक 5 दिसंबर को हुई थी और आपको बता दें कि अब तक केंद्र और 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। राज्यसभा के लिए साल 2020 को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच बेहतर कामकाज के लिए याद किया जाएगा और इस साल राज्यसभा के कामकाज की वार्षिक उत्पादकता 82.27% रही, जो साल 2010 से अब तक सबसे ज्यादा दर्ज की गई। कोरोना महामारी के बीच साल 2020 के दौरान राज्यसभा ने बजट सत्र और मॉनसून सत्र के दौरान 33 बैठकें आयोजित की, जिसमें प्रत्येक सत्र में तय बैठकों से 8 बैठकें कम हुई। बजट सत्र में 31 बैठकों की जगह 23 बैठकें हुई। वहीं महामारी के चलते साल 2020 के दौरान राज्यसभा के 3 सत्रों की जगह 2 सत्र ही आयोजित हुए और शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया। अवरोध के बावजूद पिछले कुछ सत्रों के दौरान सदन की उत्पादकता लगातार उच्च रही है, जिसका जिक्र सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी किया है। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से नियमित रूप से निगरानी के चलते राज्यसभा की 8 विभागीय संबंधी संसद की स्थायी समितियों की बैठकों में पहली बार औसत उपस्थिति समिति की कुल सदस्यता के 50% से अधिक रही। राज्यसभा से साल 2020 के दौरान कुल 39 विधेयकों को पारित किया गया। इनमें बजट सत्र के दौरान 12 और मॉनसून सत्र के दौरान 27 विधेयक पारित हुए। इस साल मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल कामकाज का 57% समय विधायी कामकाज पर खर्च किया गया, जबकि इस पर औसत 28% समय लगाया जाता है। कोविड-19 के चलते राज्यसभा के 69 साल के इतिहास में पहली बार सदन ने राज्यसभा और लोकसभा के चेंबरों और दोनों सदनों के दीर्घाओं में बैठे सदस्यों के साथ काम किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने मॉनसून सत्र आयोजित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श और सटीक व्यवस्था की। इसके लिए राज्यसभा के 2 मॉक सत्र आयोजित किए गए। देश के लिए मेरठ का एक और बेटा शहीद हो गया। सिसौली गांव के हवलदार अनिल तोमर जम्मू कश्मीर के सोफिया में एक ऑपरेशन में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज गांव लाया गया। सेना की 23 राजपूत यूनिट के हवलदार अनिल कुमार तोमर वर्तमान में 44वीं RR राइफल्स में जम्मू कश्मीर के सोफिया में घातक प्लाटून में तैनात थे। परिजनों के मुताबिक 25 दिसंबर की रात को वे अपनी प्लाटून के साथ ऑपरेशन पर थे। आतंकियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। मुठभेड़ में उनको कई गोलियां लगी। घायल होने के बाद उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथी ने परिजनों को फोन करके जानकारी दी कि ऑपरेशन हो गया है, गोली निकाल दी गई है। सोमवार दोपहर आर्मी के अफसरों ने फोन करके जानकारी दी कि अनिल शहीद हो गए हैं। जवान बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अनिल के भाई भी सेना में हैं। परिवार में पिता भोपाल सिंह तोमर, माता कुसुम, पत्नी मीनू तोमर, 14 साल की बेटी तान्या और 8 साल का बेटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान अनिल तोमर के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद अनिल तोमर के नाम पर करने की घोषणा भी की है। दुष्कर्म और अन्य मामलों के आरोपी जेल में बंद पूर्व खनन माफिया मंत्री गायत्री प्रजापति
और उनके निजी चालक रामराज के अमेठी घर में सुबह ईडी ने छापेमारी की। इलाहाबाद से पहुंची ईडी की टीम ने दोनों स्थानों पर स्थानीय पुलिस टीम के साथ छापा मारा। एक टीम में करीब आधा दर्जन ईडी के अधिकारी और कर्मचारी, स्थानीय पुलिस बल। इसके अलावा लखनऊ में विभूति खंड में ओमैक्स में गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति के ऑफिस में ईडी ने छापामार कार्रवाई की। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजकेश्वर सिंह ने बताया कि गायत्री प्रजापति के लखनऊ, कानपुर और अमेठी में 7 ठिकानों पर ईडी की जांच चल रही है। बुधवार सुबह करीब 5 बजे जिला मुख्यालय पहुंची ईडी की टीम दोनों स्थानों पर रवाना हुई। 7 बजे ईडी की टीम ने आवास विकास गायत्री प्रजापति के निजी आवास और चालक रामराज के घर में छापामार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गायत्री प्रजापति का बड़ा पुत्र अनिल भी जेल में बंद है। बताया जाता है कि चालक रामराज उर्फ छोटू के पास भी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। घर के अंदर ईडी की टीम सभी दस्तावेज खंगाल रही है। घर के अंदर सिर्फ नौकर मौजूद है। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया रमेश काका की ओर से साले लल्लन सिंह के नाम पर खरीदी गई संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर ली। इसकी कीमत 1,12,63,976 रुपये है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत की गई है। आरोप है कि रमेश ने अपराध के जरिए ये संपत्ति अर्जित की थी। आपको बताते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सराय लक्सी थाना क्षेत्र के कथौली गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख फरदा और माफिया रमेश पर विभिन्न थानों में कुल 67 मुकदमे दर्ज हैं। इस समय रमेश जेल में बंद है। रमेश ने अपने साले लल्लन सिंह के नाम से शहर कोतवाली क्षेत्र के शहादतपुरा मोहल्ले में अली बिल्डिंग के सामने जमीन खरीदकर कटरा बनवाया है। इसकी जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने संपत्ति को जब्त कर कुर्की करने का आदेश दिया। इसके बाद सुबह शहर कोतवाली सराय लक्सी थाने की पुलिस सीओ के नेतृत्व में पहुंची। इस दौरान एसडीएम सदर निरंकार सिंह ने रमेश सिंह की संपत्ति कुर्क की। सीओ ने बताया कि लल्लन सिंह हल्दरपुर थाना क्षेत्र के पिंडोरी गांव का निवासी है। वह रमेश का साला है। बताया कि शहादतपुरा मोहल्ले में अली बिल्डिंग के सामने लल्लन के नाम से मौजूद संपत्ति की जांच कराई गई। जांच में पता चला कि लल्लन की ये संपत्ति खरीदने की हैसियत नहीं है। जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट डीएम को भेजी। इसके बाद जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने संपत्ति सीज कर कुर्क करने का आदेश दे दिया। रमेश सिंह उर्फ काका जो एक बहुत बड़ा आपराधिक माफिया है, इस पे लगभग 67 केस दर्ज हैं, जिसमें 11 हत्याएं, 9 गैंगस्टर और 1 एनएससी कार्रवाई हुई है। और ये इसका पूरा गैंग पंजीकृत है। गैंग का नाम है IR 212 अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसके 20 मेंबर हैं। इसने अपने साले के नाम से जो आप देख रहे हैं बहुमंजिला 3 मंजिला इमारत बन रही है, और इसके साले की इतनी हैसियत नहीं थी कि जो इतने धन से ये इमारत बना सकता। और हमने इनकम टैक्स रिटर्न से इसके साले की और खुद रमेश सिंह उर्फ काका की हैसियत देखी, तो दोनों के पास इतनी संपत्ति नहीं है जो इतनी बहुमंजिला इमारत जिसकी कीमत लगभग 1,12,00,000 रुपए है, इनकी हैसियत नहीं है। और ये अवैध धन से अर्जित संपत्ति से ये इमारत बनाई गई है, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर के बाद भी प्रतिबंध जारी रह सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन के लिए उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रतिबंध के विस्तार को लंबे या अनिश्चित समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता। With a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोविड-19 वायरस की नई प्रजाति SARS-CoV-2 पाए जाने के बाद जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने और इसके नियंत्रण के लिए सक्रिय रणनीति तैयार कर ली है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाएं निर्धारित की हैं। साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC के नेतृत्व में जीनोमिक निगरानी संघ INSA-COG बनाया गया है। इसने जांच के आरंभिक परिणाम जारी कर दिए हैं। ब्रिटेन से लौटे 6 लोग नए स्ट्रेन से प्रभावित हैं। इस समय ब्रिटेन से लौटे 50 से अधिक लोगों के नमूनों की विशिष्ट प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिए जीनोम श्रृंखला बनाई जा रही है। तैयार किए गए जीनोम श्रृंखला डाटा का संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा आंकलन किया जाएगा और फिर उन्हें NCDC भेजा जाएगा। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेज पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं, ख़ासतौर से अभी यूके से, लेकिन और जगह से भी उनका भी टेस्टिंग हो रही है। इसको स्केल करके हमें पता चलता है कि इस वेरिएंट्स का क्या आ रहे हैं और कितने इंटेंसिटी से आ रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, given the widespread prevalence of the virus all over the world, that these kinds of variants which have arisen can also arise elsewhere. So we are also not only sequencing our population who have been tested positive by choosing representative samples, but we will also test these samples in the laboratory to see whether infectivity is increased and do field studies to see whether transmission of any specific variants are increased. सिखवाबाद की समाज सेवी संस्था रोटी बैंक ने आज अंतिम दिन होटल ग्रीन पार्क में करीब 800 से ज़्यादा लोगों को कंबलों का वितरण किया। आज अंतिम दिन आईवे इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य नंदिनी यादव, रोटी बैंक अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार आहूजा, पूजा सावन ग्रुप के मालिक राजीव अग्रवाल ने 5-5 लोगों को कंबल देकर कार्यक्रम का समापन किया। नगर पालिका शिकवाबाद के पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता ने कहा कि रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका नाम फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जाना जाने लगा है। लॉकडाउन के दौरान रोटी बैंक ने गरीबों की जो सेवा की है वो काबिले तारीफ है। ऐसा है, शिकवाबाद में विगत वर्षों से रोटी बैंक चल रही है। उसके ट्रस्टी अध्यक्ष महोदय वगैरह जो उसके सहयोग हैं, उनका ये प्रयत्न रहता है कि सर्दियों के मौसम में कोई भी गरीब आदमी सर्दी में न ठुठ रहे। इस संबंध में कंबलों का वितरण हर साल किया जाता है। कंबल वितरण कैंप का आज अंतिम दिन था। कैंप में आए हुए सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। फिरोजाबाद जिले के जाने माने उद्योगपति राजीव अग्रवाल ने कहा कि रोटी बैंक ने आज जो मुकाम हासिल किया है वह सराहनीय कार्य है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद फिरोजाबाद के शिकवाबाद तहसील में स्थापित रोटी बैंक के द्वारा गरीब असहायों को, साधु संतों को सर्दी से बचने के लिए कंबलों की व्यवस्था की गई। चूँकि कोरोना काल था तो प्रशासन ने अधिक भीड़ एकत्रित न हो तो प्रतिदिन 1000 कंबल बांटने की ही अनुमति दी, जिसमें ये शर्त थी कि 100 कंबल प्रति घंटे बांटे जाएंगे। कल 5 दिन हमारे पूरे हो गए, 5000 कंबल बांट दिए गए। करीब 800 लोग कंबलों की और व्यवस्था की गई है। बहुत से साधु संत रह गए थे जिन तक सूचना नहीं पहुंची थी, तो आज कमेटी ने निर्णय लिया कि हम उन सभी लोगों को भी कंबल देंगे और आज उन 800 कंबलों को साधु संतों को बांटने के उपरांत इस वर्ष का कंबल वितरण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें संपन्न बनाया है तो मेरी और सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जो मिल जाए, अगर भूखा मिले तो भोजन दें, ठंड से ठिठुरता हुआ कोई दिखे तो आप नया हो पुराना हो कंबल दें, भोजन दें, लोगों की मदद करें। क्योंकि 33 करोड़ योनियों में से निकलने के बाद हमको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की मदद करें। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान संयोजक राजीव गुप्ता ने कहा कि जिन लोगों के पास पर्चियां थीं उन्हें संस्था द्वारा पहले ही कंबल दिए जा चुके हैं।
आज अंतिम दिन तो सिर्फ साधु संतों को कम्बल दिए गए हैं। आज हमको लगभग 11वां दिन है, 5 दिन पर्ची कट रही थी। कम्बल वितरण का आज 6वां दिन है और आज वो लोग आए हैं महात्मा जिन लोगों के पास पर्चियाँ नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया गया था कि 30 तारीख को उन लोगों को देंगे जिन पर पर्ची नहीं है, क्योंकि ये 3-4 घंटे से बैठे हुए थे। उनकी भोजन की व्यवस्था भी रोटी बैंक की तरफ से की गई। इसमें गिरिराज साड़ी का भी योगदान रहा और बाकी सारे पर्ची वाले लगभग ले चुके हैं। जिनकी रह गई है शाम तक हम बांटेंगे। आज समापन समारोह हो चुका है। मुख्य अतिथि राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर आहूजा साहब, श्री रघुवरदयाल गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन नंदिनी मैडम थी और आप देख ही रहे हैं सारी व्यवस्थाएं रोटी बैंक के ट्रस्टी और सदस्य लगे हुए हैं। और आज समय से ही चल रही है रोटी बैंक को 12 मार्च को 3 साल हो जाएंगे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार आहूजा ने कहा कि सर्दियों का मौसम है, गरीब बेचारे रात भर ठिठुरते हैं। ऐसे लोगों के लिए रोटी बैंक के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। इस सर्दी के मौसम में कोई ऐसा न रह जाए जिसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है। कई बेचारे ऐसे होते हैं जिसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं होता और वो बेचारे बगैर ओढ़े सर्दी में पड़े रहते हैं। मैं राजीव जी को नमन करता हूँ। राजीव जी आ गए हैं, तो इसलिए इस सबका श्रेय अगर जाता है तो राजीव जी को जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, हालांकि मैं रोटी बैंक का अध्यक्ष हूँ, मेरा इतना बड़ा रोल नहीं होता इसमें जितना कि राजीव जी भागदौड़ करते हैं, सब इंतजाम करते हैं, कम्बल का इंतजाम करते हैं, यहाँ खाने पीने का इंतजाम होता है। 1000 लोग रोज आते हैं। इस बार हम लोगों ने 1000 कम्बल रोज के हिसाब से बांटे हैं। पहले एक ही दिन में बांटे जाते थे, भगदड़ मच जाती थी, लेने वाले ही परेशान हो जाते थे और बांटने वाले ही परेशान हो जाते थे। इसलिए इस बार 25 तारीख से रोज 1000 कम्बल बांटे जाते हैं। आज कम्बल बांटने का आखिरी दिन है। मैं राजीव जी को और बाकी राजीव जी की टीम जो इसमें लगी रहती है, जो इसमें योगदान करते हैं अपना, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम्बल वितरण कार्यक्रम में आए हुए संतों को कम्बल देने के बाद उन्हें भोजन कराया गया। कार्यक्रम में कुछ संत ऐसे थे जो फिरोजाबाद जिले के अलावा अन्य जनपदों से आए हुए थे। हम औरैया से आए हैं। जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमारे गुरबाई लोग दे देते हैं। कितनी बार आ चुके हैं आप? यहाँ तो पहली बार आए। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था नंबर 1 की व्यवस्था रही, ऐसी बढ़ती बहुत बढ़िया व्यवस्था, ऐसी और बढ़ के ही चलती रहे। मैं मथुरा से आया हूँ, तेली गली रतन छतरी। वहाँ ऐसा है कि हम एक दिन घूमने आए थे टूंडला, तो टूंडला वहाँ पे साधु संत थे, तो वो बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने हम तो यहाँ तक घूमने आए भैया। तो कि वहाँ चल रहे हो शुक्रवार? मैंने वहाँ क्या है कि वहाँ बहुत अच्छा भंडारा होता है। हमने कहा क्या है क्या नहीं है वहाँ? क्या भागवत हो रही है? कि नहीं महाराज वहाँ सर्दियों के लिए व्यवस्था है और जो कम्बल मिलता है। हमने कहा तो चलो भैया, हम तो पहली बार जा रहे हैं। तो हम उनके साथ साथ आए टेम्पू के द्वारा। तो यहाँ हमने देखा तो हमें तो बहुत बड़ी सुविधा। आते आते पहले ही उन्होंने चाय पानी और बिस्कुट वगैरह, दाल, नमकीन और बहुत बड़ी सेवा करी। उन्होंने हमारे बहुत चरण वंदना करी। चरण बोले महाराज कहाँ से आए? हम ऐसे मथुरा से आए हुए हैं। तो हमने देखा कि यूपी में यहाँ पहली बार हमने ये शुक्रवार में देखा है इतना बड़ा कुंभ, ऐसी पार्टी, इतना मतलब सहयोग, इतना संयोग हमने किसी में नहीं देखा जो कि आज यहाँ के बच्चों में सहयोग दिख रहा है। और इतना दान, इतना बढ़िया दान, जबकि मान लो संतों को भी दान है और गृहस्थों को भी दान है, कंगालों को भी दान है और जो महागरीब से गरीब है उसको भी दान दिया जा रहा है। इससे बढ़कर क्या दान हो सकता है? ऐसे दान दाताओं को लिए मेरा आशीर्वाद है। मैं अपनी चरण वंदना से ऊर्जा देता हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे सेठियों को दिन पर दिन रात चूना स्वभाव होता है। जैसे कहा है संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पगे आगे धरु सो कोट नियज्ञ समाज। जब द्रौपदी